नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी में कैबिनेट मिशन के विषय में पढ़ा था। कैबिनेट मिशन क्या होता है और कैबिनेट मिशन कितना सदस्यीय कमेटी थी और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन की घोषणा किसने की थी, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ और कैबिनेट मिशन का जो है प्रस्ताव प्रकाशित कब हुआ, इन सब के विषय में बहुत ही गहन तरीके से स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो यदि आप लोगों ने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे आप इसको कोरिलेट कर सकें। तो पहले थोड़ा-सा हम एक-दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमने बताया था कि कैबिनेट मिशन जो था वो ब्रिटेन में जो सरकार था वो क्लीमेंट एटली की सरकार उस समय थी और उसके पहले जब क्रिप्स मिशन आया था हमने बताया था उस समय किसकी सरकार थी? विंस्टन चर्चिल कंज़र्वेटिव पार्टी के की तरफ से प्रधानमंत्री थे, जबकि क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री थे। तो जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार जो है ब्रिटेन में बन चुकी थी और वहाँ पर क्लीमेंट एटली की सरकार थी और क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्री को जो है भारत में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भेजा। तो इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो ब्रिटेन की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे जो भारत में संवैधानिक गतिरोध तथा संविधान की स्थापना और उनके महत्वपूर्ण विषयों के बारे में यहाँ पर अध्ययन और उसके सुझाव कर के लिए भारत आए थे। तो कैबिनेट मिशन क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, हमने आपको बताया था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और ब्रिटेन सरकार में भारत राज्य सचिव थे। कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटेन की जो सरकार थी इंग्लैंड में, उसके वो भारत राज्य सचिव थे और जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, वो बोर्ड ऑफ व्यापार की तरफ से थे अर्थात व्यापार मंत्री थे। व्यापार के मंत्री थे कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो थे वो एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। तो यही 3 अपने कैबिनेट मंत्रियों को क्लीमेंट एटली ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने तथा भारत में संविधान सभा के गठन कराने और विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए इन मंत्रियों को भारत में भेजा था। इस कारण से इस मिशन का नाम क्या हो गया था? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आपको समझ में आया होगा कि क्यों कैबिनेट मिशन इसका नाम पड़ा था और हमने बताया था कैबिनेट मिशन की घोषणा जो हुई थी वो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लंदन से जो है किया था और उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद जो विभिन्न प्रकार के गतिरोध थे उनको समाप्त किया गया और सभी दलों ने इसको पूरी तरीके से सहमत हुए इस बातों से कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर और उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार या सुझाव पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हो गया? गठन हो गया और संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों की संख्या नियत रखी गई। कैबिनेट मिशन में बताया गया कि कुल 389 सदस्य संविधान सभा का निर्माण करेंगे और 389 सदस्यों के लिए क्या होगा? चुनाव अर्थात निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ऐसे नहीं कि कोई जो है व्यक्ति आया और वहाँ पर संविधान सभा में बैठ गया और वो सदस्य हो गया। ऐसे नहीं, जनता जो है 389 सदस्यों का जो है चुनाव करेगी, वोटिंग करेगी और उसमें 389 सदस्य जो चुन के आएँगे, वही भारत के लिए संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर 389 सदस्यों का चुनाव होना था संविधान सभा के लिए और वहाँ पर जब 389 सदस्य जो थे, वो किस-किस क्षेत्र से थे, इसका वर्णन हम करते हैं। तो जो 389 सदस्य थे
एक ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है भारत में जहाँ पर अंग्रेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, जिन प्रांतों में, उनको कहा गया ब्रिटिश प्रांत। तो अंग्रेज जहाँ पर कुल जो अंग्रेज ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो कुल सीटों का आवंटन किया गया वो 292, अर्थात ब्रिटिश प्रांतों से कुल 292 सदस्य संविधान सभा में चुन के आने थे। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत, जहां पर जिन प्रांतों में अंग्रेजों का शासन था, वहां से कुल 292 सदस्य को भारत में चुनकर आना था। उसके बाद 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो ये भी ब्रिटिश प्रांत दिए थे। तो कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर अंग्रेजों के बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े सिविल अधिकारी जो है निवास करते थे, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो कुल 4 ब्रिटिश प्रांतों से 4 सदस्य निर्वाचित होकर संविधान सभा में आने थे। 292 ब्रिटिश प्रांत से चुन के आने थे, तो कुल कितने हो गए? 292 4 96। तो कुल 296 सीटों पर क्या होना था? चुनाव होना था। तो कुल 296 सदस्यों का संविधान सभा के लिए क्या होना था? चुनाव होना था। और जो कमिश्नरी क्षेत्र था, वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला कलकत्ता, दूसरा अजमेर, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा जो था मद्रास। ये बड़े-बड़े प्रांत थे, बड़े कमिश्नरी क्षेत्र थे, डेवलप्ड क्षेत्र थे, जहाँ पर अंग्रेज के बड़े-बड़े अधिकारी जो है निवास करते थे, उसे ही कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, वो कौन-कौन से थे? कलकत्ता, अजमेर, बलूचिस्तान, मद्रास। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन-कौन से थे? कलकत्ता, अजमेर, बलूचिस्तान, मद्रास। तो कमिश्नरी क्षेत्रों से कुल कितने सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित होके आने थे? 4। और जहाँ पर अंग्रेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, वहाँ से कुल कितने सदस्य चुन के आने थे? 292। अब देशी रियासतें, भारत में 592 देशी रियासतें थी या उससे अधिक भी देशी देशी रियासतें, जब भारत का विभाजन नहीं था तो उससे अधिक देशी रियासतें थी। तो इन देशी रियासतों से कुल 93 सदस्य चुन के नहीं, मनोनीत होके। अब आप सोचेंगे कि चुन के क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर देशी का मतलब देश का, रियासत राजा। तो जहाँ पर जिस जिस जहाँ पर जिस राज्य में राजा शासन करते हों, उसे देशी रियासत कहते थे। तो जहाँ पर राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, सम्राट, सुल्तान, राजा हुआ करते थे, उसे देशी रियासत कहा जाता था। तो देशी रियासत से कुल 93 सदस्य मनोनीत होकर, यहाँ पर 93 सदस्यों का चुनाव नहीं होना था, उनको मनोनीत कर देना था। और किसके द्वारा मनोनीत किया जाता था? जो वहाँ के राजा हुआ करते, जिस देशी रियासत के वहाँ पर राजा हुआ करते थे, तो उन देशी रियासतों के राजा वहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में किसी को मनोनीत करके सदस्य के रूप में भेज सकते थे। या खुद राजा खुद अपना उस राज्य का प्रतिनिधि बनकर संविधान सभा में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो यहाँ पर 296 पे तो चुनाव होना था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कितने सीटों पर होना था? 296 पे। 93 पे चुनाव नहीं होना था। वहाँ पर राजा अपने प्रतिनिधि को या खुद स्वयं जो है संविधान सभा में सदस्यता ग्रहण कर सकता था। यहाँ पर चुनाव की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर राजा अपने प्रतिनिधि को मनोनीत नामांकित करके भेज सकता था। यहाँ पर चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं थी। और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों की जनसंख्या के आधार पर जो है सदस्य की संख्या सीट नियुक्त की गई, सदस्य की संख्या नियुक्त की गई। अर्थात ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या को जो नियत रखा गया, वो कैसे नियत रखा गया? वो ये रखा गया कि जितने सदस्य, जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या होगी, वहाँ से 1 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित होके आएगा। तो 10 लाख पर 1 सदस्य चुन के जाएगा। कहीं पर अगर 10 लाख जनसंख्या है, आज के समय में भी 10 लाख की जनसंख्या वाले जगह से एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए, लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है। आप देखते हो जैसे प्रतापगढ़ हो गया, तो प्रतापगढ़ में 10 लाख जनसंख्या है, तो इसलिए वहां से प्रतापगढ़ से कितने सदस्य चुन निर्वाचित होके लोकसभा में जाते हैं? 1 सदस्य। और वहीं पर और बड़े क्षेत्रों में जहाँ संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर 2 सदस्य और ज़्यादा, 20 लाख हो गया तो 2 सदस्य, 20 से भी ज़्यादा हो गया, 20 लाख से भी जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो 3 सदस्य, है ना? 30 हो गया तो
और 30 हो गया तो 3 सदस्य, 40 लाख हो गया तो 4 सदस्य, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को संविधान सभा में चुन के जाना था। तो यही वहां पर इसको नियत रखा गया कैबिनेट मिशन में। तो वही कहा गया प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जानी थी। अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उस प्रांत से एक सदस्य चुन के जाना था संविधान सभा में। अगर 20 लाख है तो उस ब्रिटिश प्रांत से 2 सदस्य संविधान सभा में चुन के जाना था। तो इन बातों का वर्णन वहां पर किया गया। और 10 लाख पर कितना? 10 लाख पर एक सदस्य। तो ये बातें थी। और संविधान सभा का इसके आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई से अगस्त तक में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा था तो बैलेट से भी चुनाव होना था। तो यहाँ पर 10-15 दिन, 1 महीने में चुनाव तो संभव था नहीं। तो इसलिए जुलाई और अगस्त में संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में। और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद जब परिणाम आए, कितने पर? 296 पे। 93 में तो चुन के आने थे, मनोनीत होके आने थे, तो वहां पर कोई चुनाव होना ही नहीं था। तो कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से मेन जो मुख्य पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 208 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए, अर्थात चुने गए, चुनाव में प्रत्याशी जीते। तो 208 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के लिए क्या हुए? निर्वाचित हुए। और मुस्लिम लीग के कितने? 73 सदस्य। मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 73 सदस्य मुस्लिम लीग के निर्वाचित हुए सदस्य संविधान सभा के लिए। और अन्य छोटी-छोटी जो पार्टियां थी, वहां पर अन्य दल या निर्दलीय जो सदस्य चुनाव लड़े थे, उनमें से 15 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। अगर हम 208, 73 और 15 को जोड़ेंगे तो टोटल सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी? 296। इस प्रकार 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। और उसके बाद चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 2 दिसंबर 1946 को, हमने पिछली क्लास में बताया था, 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और गठन के बाद फिर जो है संविधान सभा का भी गठन हुआ। और संविधान सभा का कब? नवंबर 1946 में। पहले सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को, और अंतरिम सरकार जब बनी तो उसके बाद नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए, हैदराबाद देशी रियासत जो थी, वो कोई भी अपना प्रतिनिधि जो है मनोनीत करके संविधान सभा में नहीं भेजी थी। तो हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जहां पर कोई भी उसका प्रतिनिधि संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अर्थात सम्मिलित नहीं हुआ था। तो हैदराबाद देशी रियासत थे, कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा से सम्मिलित नहीं हुआ था। और कितने सीटों पर संविधान सभा के कुल कितने सीटों पर चुनाव हुए? तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी कितने पर जीत हासिल करी? 208, अर्थात 208 सदस्य कांग्रेस के संविधान सभा में जाने थे। और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुन के गए, और 15 सदस्य अन्य दलों के या जो है जो निर्दलीय चुने गए थे वो। और 93 देशी रियासत यहाँ पर चुनकर नहीं जाना था, राजा अपने किसी प्रतिनिधि को मनोनीत करके संविधान सभा के सदस्य के रूप में भेज सकता था, या राजा खुद प्रतिनिधि के रूप में वहां पर अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकता था। इस प्रकार से संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के जो 296 सीटें थी, उसको भी अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा कर दिया। अर्थात वहां पर ब्रिटिश संविधान सभा में 296 सीटों का बंटवारा किया कि सामान्य जो होंगे 213 सदस्य सामान्य के संविधान सभा में होंगे, और मुस्लिम सदस्य 79। ये 296 सीटों को अंग्रेजों ने सांप्रदायिक अर्थात धर्म के आधार पर बांट दिया। धर्म के आधार पर सीटों का बंटवारा कर दिया संविधान सभा में। और उन्होंने कहा कि संविधान सभा में 213 जनरल सामान्य वाले सदस्य संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगे, और 79 एक कम 80 79 सदस्य मुस्लिम लीग के संविधान सभा में रहेंगे, और 4 सिख, 4 कितने सदस्य रहेंगे? सिख। इस तरह से संविधान सभा में जो है
296 सीटों का बँटवारा सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों ने कर दिया। सांप्रदायिक का मतलब धर्म के आधार पर। तो जनरल है ना, समान हिंदू धर्म के 213 हिंदू धर्म, या आप समझ लें कि वहाँ पर सामान्य जो जनरल श्रेणी में आते थे, उनको 213 सीटें उनमें से थी। और मुस्लिम जो थे उनके लिए 79 सीटें, और जो सिख थे उनके लिए कितना 4 सीटों का बँटवारा कर दिया गया था। तो हिंदू के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4 सीटों का जो है आवंटन संविधान सभा में क्या कर दिया गया था। अब वहाँ पर इस क्रिश्चियन वगैरह बहुत कम जनसंख्या थी उस समय, तो इसलिए उनके लिए सदस्य की कोई वहाँ पर संख्या नहीं की गई थी। तो इस 3 धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख के आधार पर वहाँ पर संविधान सभा में सीटों का क्या कर दिया गया, बँटवारा कर दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे अ, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है, तो संविधान सभा का सदस्य कौन-कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हुए थे, अर्थात संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और संविधान सभा जो थी, उस संविधान सभा में महिला सदस्य चुन के कितनी आई थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य निर्वाचित होके आई थी? तो 15। कुल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाएं जो है संविधान सभा में पार्टिसिपेट की थी। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें, तो संविधान, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस पर जो है, जब 26 नवंबर को पारित हो रहा था 1949 को, तो उस समय कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना? तो आपको याद रखना, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 8 महिलाओं ने। संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया है? 8। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस पर कुल कितनी महिलाओं के हस्ताक्षर हैं? 8 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति एससी-एसटी की संख्या जो थी, वो 33 थी। संविधान सभा में एससी-एसटी की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एससी-एसटी की सदस्य संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8। और संविधान के कौन-कौन से सदस्य कौन-कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कुल कितने सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ? 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य चुन के आए, और जो है 79 सदस्य मुस्लिम लीग के, है ना? और 10-15 सदस्य अन्य दलों के चुन के आए। तो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुन के आए थे, इस तरीके से। और वहाँ पर जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस संविधान सभा में सांप्रदायिक आधार पर, उस संविधान सभा में धर्म के आधार पर उसको बँटवारा कर दिया। 213 सदस्य किसके हो गए? 213 सदस्य हिंदू धर्म के, और मुस्लिम धर्म के जो है, इस्लाम धर्म के कितने कितने सदस्य हो गए? 79 सदस्य। और जो है सिख के 4 सदस्य। इस आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर इसको क्या कर दिया गया? बँटवारा कर दिया गया। इसके बाद 9 दिसंबर 1946, कब? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और कहाँ पर? दिल्ली के काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई। दिल्ली का काउंसिल चेंबर पुस्तकालय भवन, अर्थात जो संविधान था, जो आपका संसद है, संसद का जो मध्य भाग था, तो उसी का जो सेंटर था, उसी में जो है, उसी का पुस्तकालय भवन बना दिया गया था उस समय। तो वहीं पर जो है संविधान सभा की क्या हुई? बैठक हुई। उसके बाद
जब बैठक हुई तो मुस्लिम लीग इस संविधान सभा की बैठक से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में पार्टिसिपेट करने से प्रतिभाग करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? वो जो है अलग राष्ट्र की माँग करने लगा, भारत के विभाजन की माँग करने लगा। अर्थात वह कहने लगा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए और हम अपना खुद का संविधान बनाएँगे। हम किसी के साथ मिलकर संविधान नहीं बनाएँगे, हमारा अलग राष्ट्र होगा, हमारा अलग संविधान होगा। इस वजह से मुस्लिम लीग जो है 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसमें बैठक से इनकार कर दिया और उसके बाद कुल जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें कुल 211 सदस्य ही पार्टिसिपेट किए थे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने। तो 208 तो आप समझ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे और इधर से अन्य दलों के कुछ पार्टिसिपेट कर लिए। तो क्या मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया? तो जो 73 थे अलग रहे। तो इस वजह से 211 सदस्यों ने क्या किया था? जो है संविधान सभा की बैठक में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा ने जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उसमें पूरे संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें प्रथम बैठक हुई तो उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कोई था तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है जब तक कोई है ना व्यक्ति निर्वाचित होकर सदस्य नहीं चुन लिया जाता, वो संविधान सभा के सदस्य मिलकर किसी एक व्यक्ति को क्या करते? निर्वाचित करते। जब उसपे पूर्ण बहुमत से उसके लिए जो है वहाँ पर वोटिंग हो जाती, तो वही व्यक्ति अस्थायी होता। तो जब तक कोई व्यक्ति निर्वाचित होके अस्थायी अध्यक्ष चुन के नहीं आता है, तब तक अस्थायी अध्यक्ष चुन के बनाया गया 9 दिसंबर को। और यह अस्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की परंपरा फ्रांस के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से अस्थायी अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ वो कहाँ से लिया गया? किस परंपरा से लिया गया? किस राष्ट्र से इसको लिया गया है? तो फ्रेंच परंपरा अर्थात फ्रांस की परंपरा से अस्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की बात को लिया गया है। उसके बाद 10 तारीख को आप समझें तो अगले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया और उसके बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई और 11 दिसंबर को संविधान सभा पूर्ण बहुमत के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और कब संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई? बैठक हुई, द्वितीय बैठक जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कर लिया गया? चुन लिया गया। इस तरीके से हमने आपको संविधान सभा के गठन की बातों के बारे में वर्णन किया। इसके आगे हम कल और एक नया वीडियो इसी से संबंधित हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें और लोगों से आप बताएँ और लोगों से क्लास को जो है अटेंड कराएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और हम आपके साथ खड़े हैं। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए भी खड़े हैं। हर प्रकार के वीडियो, हर क्लास का वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। किसी भी प्रकार का आपको एग्ज़ाम के लिए दिक्कत नहीं होगा। ये हम आपके साथ पूरी तरीके से 100% गारंटी के साथ आपके साथ कहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके बाद हम नए वीडियो को लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।